एपिसोड 19 कियारा एंड काया इन हाइड पार्क बटा अनजान शख्स। अब आगे। लंदन का फेमस हाइड पार्क जहां पर कियारा पहली बार घूमने आई थी। क्योंकि आज उनका कोई रिहर्सल नहीं था, इसलिए काया के जिद करने पर वो उसके साथ पार्क घूमने के लिए मान गई थी। वो पार्क इतना बड़ा था कि अगर कोई उसमें पूरे दिन चक्कर काटे तब भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। और यही हाल हुआ था, क्योंकि अब तक कियारा और काया ने मुश्किल से पार्क के एरिया का 100% में से 10% ही घूम पाई थी। यार किया, तू यहीं पर रह, मैं आगे से आइसक्रीम लेकर आती हूँ, काया अपनी जगह से उठते हुए बोली, जिसे सुनकर कियारा ने ओके कहा और दोनों का हैंड बैंड, जिससे अगर वो दोनों अलग भी हो गई तब भी एक दूसरे को आसानी से ढूंढ सकती थी। कियारा ने दोनों का बैंड अच्छे से चेक किया, उसके बाद खुद दूसरी जगह घूमने चली गई। कुछ देर बाद काया, जो नाचते कूदते हुए आगे जा रही थी, अचानक से अपने आगे से आ रहे शख्स से टकरा गई। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे और इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि उन दोनों के लिप्स आपस में जुड़े हुए थे। काया आंखें फाड़े अपने नीचे गिरे शख्स को घूर रही थी। वही जो लड़का उसके नीचे लेटा था, उसकी नजरें भी सीधा काया की नजरों से उलझी हुई थी। आसपास आते जाते लोग रुक रुक कर उन्हें देख रहे थे। तभी काया को अपने होठों पर उस लड़के की पकड़ कसती हुई महसूस हुई। वो फौरन अपने सेंस में आई और झट से उस लड़के से अलग हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकले। वो लड़का भी उसके उठते ही नीचे से खड़ा हो गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसका चेहरा मास्क से ढक गया था, जो गिरने की वजह से निकल गया था। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। काया सर झुका उस लड़के से माफी मांगते हुए बोली, जिसे सुनकर उस लड़के ने बदले में बस अपना सर हिला दिया। हालांकि इतनी देर में उसने एक शब्द नहीं कहा था, वो बस अपलक काया को निहार रहा था। वही काया माफी मांगने के बाद तुरंत वहां से 9-2-11 हो गई। वैसे भी इतनी शर्मनाक सिचुएशन में वो आज तक नहीं पड़ी थी। दूसरी तरफ कियारा घूमते घूमते एक मिनी कैफे के बाहर रुकी, जो दिखने में काफी यूनिक और खूबसूरत था। एक नजर में ही उसने कियारा का मन मोह लिया था। फिर क्या था, कियारा अंदर चली गई पेट पूजा के लिए। वैसे भी उसे काफी तेज भूख लगी थी और उससे भूख बर्दाश्त नहीं होता था। वो अंदर गई और एक कोने वाला टेबल देखकर वहां आराम से बैठ गई। तभी वहां एक वेटर आया और इसके सामने एक चिट रख कर गायब भी हो गया। वही कियारा को तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला था। उसने उस वेटर को देखा और फिर उस चिट को। गहरी सांस लेकर कियारा ने वो चिट खोला, जिसमें रूम नंबर लिखा हुआ था। कियारा ने आसपास देखा तो अब तक जो रेस्टोरेंट भरा हुआ था, अब वो बिल्कुल खाली हो गया था और उसे चारों तरफ से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने वेल ट्रेन्ड गार्ड्स ने कवर कर लिया था। खैर, कियारा अपने जगह से उठी और उस चिट में लिखे मुताबिक कमरे के पास चली गई। पहले तो उसने हल्का सा डोर नॉक किया, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो इसने हल्का सा उसे खोल कर देखा और अंदर चली गई। अंदर जाकर कियारा ने देखा तो उसके सामने अपनी पीठ किए अद्विक खड़ा था, जिसे देख कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका मन कर रहा था वो अपना सर दीवार पर दे मारे। उसने कैसे सोच लिया था ये साइको आदमी उसका पीछा छोड़ देगा। वहीं अद्विक ने पीछे मुड़कर कियारा को देखा और इविल स्माइल करते हुए उसके करीब आने लगा, जिसे कियारा बिना पलके झपकाए देख रही थी। उफ, कुछ भी कहो, ये आदमी कतई जहर लगता है। चुप चुप ठरकी लड़की, क्या क्या सोचती है तू, बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी। लेकिन यार, इसका ब्रॉड चेस्ट मन करता है किस्सी ले लूं इसकी। उस दिन अगर ये जबरदस्ती किस नहीं करता तो मैं अब तक इज्जत लूट चुकी होती इसकी। आह, कब सुधरेगी पागल लड़की, क्या क्या सोचे जा रही है। कियारा खुद के मन में ही खुद को डांट रही थी। हालांकि उसकी नजरें अभी भी अद्विक से नहीं हट रही थी, जो अब तक बिल्कुल उसके करीब आ चुका था।
क्या हुआ लिटिल टाइगर, लगता है किसी का मन फिसल रहा है मुझ पर। अब क्या करूं, मैं हूं ही इतना हैंडसम कि कोई लड़की कंट्रोल ही नहीं कर पाती है खुद को मुझे घूरने से। अद्विक खुद से खुद की तारीफ करते हुए बोला, जिसे सुनकर कियारा बुरी तरह चिढ़ गई। एक तो पहले ही उसका भूख से बुरा हाल था, एक आज वो बहुत मुश्किल से अपने डैड के लगाए गए गार्ड्स से पीछा छुड़ाकर मजे से घूमने आई थी। और कहाँ ये आदमी उसके पीछे यहाँ तक आ गया। कियारा आगे बढ़ अद्विक के पैरों पर अपनी सैंडल से मारते हुए जल्दी से उससे दूर होकर अपना पैर पटकते हुए बोली, पागल आदमी, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना पागल तो कोई नहीं होता, देखो मैं ना बहुत बुरी हूँ और बहुत बड़ी वाली नालायक और सेल्फिश भी। सच कहूँ तो मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक रेड फ्लैग हूँ। और तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे लिए ना नैना परफेक्ट है। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, तुम एक अच्छी सच्ची और प्यारी लड़की डिजर्व करते हो, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैं ना क्या करती हूँ? सोच कियारा सोच। हाँ, मैं स्मोक करती हूँ, ड्रिंक भी करती हूँ और लड़कों को ताड़ने के साथ साथ उन्हें छेड़ती भी हूँ। अब बताओ कौन लड़का चाहेगा ऐसी लड़की जिसके इतने बुरे काम हो। अद्विक में खुश स्माइली। कियारा किसी रट्टू तोते की तरह एक ही सांस में इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देते हुए बोली, जिसका जवाब अद्विक ने एक ही शब्द में दे दिया, जिसे सुनकर कियारा अब लगभग बेहोश ही होने वाली थी, जिसे देख अद्विक ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। चलो टाइगर, पहले खा लो, बाकी तुम्हारे नौटंकी के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। और चिंता मत करो, तुम्हें रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। और रही बात तुम्हारे ड्रिंक करने की, तो अब से हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे और स्मोक भी, और लड़का ताड़ने वाली बात से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। अद्विक कियारा को ध्यान से देखते हुए बोला, जिसका चेहरा उसकी लास्ट बात सुनकर बदल गया था। वो तुरंत चहकते हुए बोली, है ना, वही तो, ये सबसे बुरी आदत है। भला कोई लड़का कैसे एक्सेप्ट करेगा ऐसी लड़की को, है ना? तुम भी नहीं करोगे। कियारा अद्विक को अपनी मासूम आंखों से देखते हुए बोली। वही उसके ख्यालों में ब्रेक लगाते हुए अद्विक बोला, हाँ सही कहा, इसलिए मैं उस लड़के का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिस पर मेरी टाइगर की नजर पड़ेगी। अद्विक की बात सुनकर कियारा का खिला हुआ चेहरा किसी मुरझाए फूल की तरह एक बार और उतर गया। बेचारी के सारे ख्यालों को अद्विक ने गलत साबित कर दिया था। एक तरफ अब कियारा का दिल और दिमाग भी उससे बगावत पर उतारू हो गए थे अद्विक के पागलपन को देखकर, लेकिन कियारा एक बार फिर नहीं टूटना चाहती थी। वैसे भी उसके पहले जन्म में उसके अपने बाप को उस पर तरस नहीं आया था, फिर ये तो गैर है। यही सोचकर कियारा के कदम डगमगा जाते, वो एक बार पहले ही बहुत बुरी मौत पा चुकी है, और वैसे भी इस इंसान के बारे में वो अच्छे से जानती थी। नोवेल में ये कितना क्रूअल और बेरहम इंसान था। कहीं ये सब भी इसकी कोई चाल हुई तो नहीं? वो बिल्कुल इसके बातों में नहीं आएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब अपनी जिंदगी किसी के हाथों बर्बाद नहीं होने देगी। एपिसोड 20, समित और कियारा बटा शैडो गैंग। अब आगे। रात का वक्त था। शहर से दूर एक खाली पड़ी खंडहर नुमा जगह, जहां इस वक्त चारों तरफ बड़े बड़े कंटेनर रखे गए थे, जिसमें शराब, ड्रग्स, अफीम जैसी चीजों को भरा गया था। वहीं पर 3 ट्रक्स भी थे, जिसके अंदर शहर से अगवा की गई लड़कियों को रखा गया था। तभी एक मोटा आदमी बोला, जो दिखने में बहुत ही भद्दा टाइप का था, गुंडे मवाली की तरह वहां मौजूद सब के सब वैसे ही थे, कंधे से नीचे तक बाल और खतरनाक शकल, जिसे कोई भी देख कर डर जाए। अबे क्या कर रहे हो सब, जरा जल्दी हाथ चलाओ, आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बॉस ने कहा है पहले लड़कियों को, उसके बाद इन कंटेनर को अच्छे से समुद्र के किनारे ले जाने को। अभी बॉस आने ही वाले हैं चेक करने के लिए, देन कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर सबने अपना सर हिला दिया और वापस से अपने काम में लग गए। वही दूसरी तरफ
उसी खंडहर के कुछ दूरी पर 4 बाइक रुकी हुई थी। उन पर बैठे लोगों ने काले रंग का आउटफिट पहना हुआ था, चेहरे पर ब्लैक मास्क और उसके ऊपर से हेलमेट पहना हुआ था। वो दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। खैर, उन्होंने अपनी अपनी बाइक एक साइड लगाई और हेलमेट निकालकर बाइक के साथ अटैच कर दिया। अब उनके चेहरे, जो पहले से ही मास्क से ढका हुआ था, सर पर चारों तरफ से दुपट्टे से कवर कर वो अपने अपने हाथों में गन लिए आगे बढ़ गए। वही खंडहर के अंदर सभी कंटेनर को उसके सही जगह रख कर उन्होंने पहले ट्रक को ले जाना ठीक समझा, उसके बाद कंटेनर को। एरिक और एमा, तुम दोनों ट्रक के पीछे जाओगे, क्योंकि किसी को शक ना होने के लिए वो लोग उनके पीछे बहुत कम लोग भेजेंगे। ट्रक के अंदर मौजूद एलिस से हम कांटेक्ट में हैं। पहले लड़कियों को बचाना जरूरी है। सभी तैयार है, तुम लोगों को बस उन्हें सेफली वहां से निकालना है, जिसमें सैमी तुम लोगों की हेल्प करेगी और तुम लोग बराबर हमारे साथ कांटेक्ट में रहोगे। उन लोगों में से मौजूद एक शख्स ने कहा, जिसे सुनकर सबने अपना अपना सर हिला दिया और अपने काम पर लग गए, क्योंकि ट्रक्स वहां से निकल चुके थे। बट कायनात, हम कैसे इन कंटेनर को रोकेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी गलती और सब कुछ तबाह हो जाएगा। जो भी करना है हमें बहुत सोच समझकर सावधानी से करना पड़ेगा। तुम्हारी बात सही है नो, हमें जो करना है बहुत सावधानी से करना है। कोई भी रिस्क हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हम सबसे पहले उस टकले को ठिकाने लगाएंगे और उसकी जगह तुम लोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना साई? साई की बात सुनकर कायनात ने उसके बातों का जवाब दिया। उन दोनों की आंखों में एक आग था, सब कुछ तबाह कर देने का जुनून और जज्बा भरा हुआ था। यही वजह थी कि आज तक इन पांचों को कोई हरा नहीं पाया था और ना ही पकड़ पाया था। इनकी पहचान क्या है, कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं, चाहकर भी कोई पता नहीं लगा पाया। ये कुछ महीने पहले ही आए थे, जब से इनके बीच इनकी कैप्टन कायनात आई थी। खैर, हर बार की तरह इस बार भी कायनात और उसकी टीम ने फतह हासिल कर ली और कंटेनर्स को सेफली पुलिस स्टेशन और लड़कियों को उनके घर पहुंचाकर एक बार फिर गायब हो गए। चारों तरफ टीवी पर वही छाए हुए थे, लेकिन कोई भी उनके वजूद तक नहीं पहुंच पाया। अपने चेहरे छुपा कर भी उन्होंने सबके रातों की नींद हराम कर रखी थी। ये मुंबई में चौथी बार था जब एक बार 4 गैर कानूनी चीजें होने से रुक गई थी। अब तो लोगों के अंदर उनका इतना क्रेज बढ़ गया था कि उन लोगों उनका नाम भी रख दिया था, शैडो गैंग, जो आंधी की तरह आते हैं और सब कुछ तबाह कर गायब हो जाते हैं। कियारा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी कल के बारे में सोच रही थी। उसे समझ आ गया था अद्विक के गुस्से की वजह। फ्लैशबैक। कियारा जब कॉलेज से निकली थी तो आधे रास्ते में उसे एक कार दिखी को शायद खराब हो गई थी। वो रुककर उसे चेक करने चली गई, क्योंकि एक तो सुनसान रास्ता था और ऊपर से यहाँ दूर दूर तक मैकेनिक का नामो निशान नहीं था। अब कियारा किसी को ट्रबल में देख नहीं सकती। वो बाइक से उतरकर जैसे ही कार के पास गई, वहां अमित के असिस्टेंट श्रेयांश को देखकर कियारा समझ गई ये कार अमित की ही है। अब मरता क्या ना करता, आ ही गई थी तो बिना पूछे ही जाएगी, तो इनके दिमाग में ना जाने क्या क्या खिचड़ी पक जाएगी। कियारा ने लंबी सांस ली और श्रेयांश के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कियारा, क्या हुआ? श्रेयांश, कार की तबीयत बिगड़ गई है क्या? लगता है खाना पीना वक्त से नहीं खिलाते हैं। कियारा बिल्कुल श्रेयांश के पीछे खड़े हो उसके कान के पास बोल रही थी, और यूं अचानक इतने सुनसान इलाके में कियारा की आवाज सुन श्रेयांश की चीख निकल गई। वो जल्दी से पीछे मुड़ा। कियारा को देखकर रोनी सूरत तेज तेज सांसें लेने लगा। श्रेयांश, मिस धनराज, आपने तो लगभग मेरी जान ही निकाल दी थी। कियारा, हाँ देखा मैंने, आपकी आत्मा अभी अभी डर कर कार के अंदर चली गई थी, लेकिन शायद अंदर कोई खतरनाक राक्षस है, इसलिए वापस आपके पास आ गई। कियारा की बात सुनकर श्रेयांश ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसने होटल में जान लिया था इस लड़की को खतरों से खेलने और उलूल जुलूल की बात करने का शौक है।
खैर श्रेयांश सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला, सो मिस कियारा आप यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? कियारा जी ये रोड आपकी पर्सनल तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स में ये रास्ता पकड़कर अपने मंजिल की तरफ जा रही थी। यहाँ कार रुके देखा तो मदद करने आ गई, लेकिन आपको देखकर नहीं लगता है कि मेरी किसी मदद की जरूरत है? कियारा की बात सुनकर श्रेयांश झट से बोला, नो नो मिस धनराज, अगर आप किसी तरह की मदद कर सकती है तो कर दीजिए प्लीज, क्योंकि कार खराब है और मैकेनिक और दूसरी कार आने में वक्त लगेगा, लेकिन हमारे बॉस इतना इंतजार नहीं कर सकते, उनकी मीटिंग है। अगर जल्द से जल्द कार का इंतजाम नहीं हुआ तो वो मुझे इसी जगह जिंदा दफना देंगे। श्रेयांश की बात सुनकर कियारा को बेचारे पर दया आ गई। फिर क्या, उसने अपना एक और टैलेंट दिखाते हुए कार का बोनट खोला तो अंदर से धुआं ही धुआं निकल रहा था। वो तुरंत समझ गई कार गर्म होने की वजह से बंद पड़ गई है। उसने अपने बैग से वाटर बोतल निकाला और उसमें पानी डाल दिया। कुछ देर बाद बोनट बंद कर कियारा श्रेयांश के पास आ गई। उसके माथे और गालों पर कला मोबिल लगा हुआ था। खैर मिस्टर श्रेयांश, कार ठीक हो गया, एक दफा स्टार्ट करके देखिए। उसकी बात मानते हुए श्रेयांश ने कार स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गई। श्रेयांश बाहर निकला और कियारा को थैंक्स बोला। तभी पीछे का डोर ओपन कर अमित भी बाहर आ गया। वो अंदर से कब से कियारा को निहार रहा था। अमित, सो मिस धनराज, और कितने टैलेंट छुपा रखे हैं आपने अपने अंदर? अमित कियारा के पास आकर उसके माथे और गालों से मोबिल साफ करते हुए बोला। बस यही वो वक्त और वजह था अद्विक के खतरनाक गुस्से का। उसने पहले ही अपने आदमी कियारा के पीछे लगा रखे थे और इस वक्त की फोटो क्लिक कर उन्होंने अद्विक के पास भेज दिया था। वहीं अमित को खुद को इतने करीब महसूस कर कियारा तुरंत दूर हो गई। जितना जान पा रहे हैं उतना काफी है मिस्टर चौहान, आगे जानकर क्या करेंगे? ठीक है, फिर हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। किस्मत में हुआ तो दोबारा मिलेंगे। प्रेजेंट। ये सब सोचते हुए कियारा अपने ख्यालों से बाहर आई और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे क्या। एक तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था अद्विक उसके साथ कौन आ गेम खेल रहा है, क्योंकि जैसी उसकी शख्सियत थी वो मान ही नहीं सकती कि अद्विक को प्यार हो सकता है। तभी पायल उसे बुलाने आ गई ब्रेकफास्ट के लिए। आज वैसे भी कियारा स्ट्रेस की वजह से कॉलेज नहीं गई थी। वो जैसे ही नीचे गई उसे पता चला कि नैना को अद्विक के कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट का ही जॉब मिला है। ये सुनकर कियारा कंफ्यूज हो गई। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने फोन ओपन किया तो मैसेज देवा का था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। क्यों ने अब सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए ना तो वो अब वहाँ कभी जॉब करेगी और ना ही अद्विक प्रताप सिंह की शकल देखेगी। इससे अच्छा वो किसी कैफे में जॉब कर लेगी। ये देखकर कियारा सदमे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अद्विक उसके साथ कैसा गेम खेल रहा है। एपिसोड 21 अद्विक का भयानक रूप। अब आगे। रात का वक्त। काया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी पार्क में हुए उस कुछ पल के टक्कर को याद कर रही थी। वो उसकी पहली किस थी जो किसी स्ट्रेंजर के नाम हो गई थी, जिसे वो ना जानती है ना पहचानती है। लेकिन हाँ, काया ने उसकी काली गहरी आंखें देखी थी जिसने उसके दिल और दिमाग पर अपना डेरा जमा रखा था। कौन हो तुम, कहाँ से आए, कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी क्यों तुमने मेरे दिल और दिमाग पर अपना कब्जा जमा कर बैठ गए हो? सिर्फ किस ही तो हुआ था, और वैसे भी बंदा इतना हैंडसम है कि वो सिंगल हो ही नहीं सकता। इतना मत सोच काया, कहीं वो एक बच्चे का बाप निकला तो मैं सदमे से वही टपक जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले उसे दिमाग से बाहर निकाल। काया खुद से ही बातें करते हुए बिस्तर पर पसर गई। नींद उड़ी तो थी लेकिन सिर्फ उसकी नहीं, उसकी भी उड़ी थी जिसने उसका काया नींद उड़ा रखा था। एक अंधेरी मेंशन जो लगभग समुंदर के किनारे बसा हुआ था। उस मेंशन के आसपास दर्जनों बॉडीगार्ड इधर उधर फैले हुए थे। मेंशन के अंदर अद्विक इस वक्त हॉल में सोफे पर पसरा हुआ था।
वो पूरी तरह से खून से लथपथ था, हाथों में तेज धार का खंजर लिए जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। शर्ट के आधे से ज्यादा बटन टूटे हुए थे, जिसमें से उसकी मॉस्क्यूलर क्लीन ब्रॉड चेस्ट जिस पर टाइगर का टैटू बना हुआ था जो साफ साफ दिख रहा था। गुस्से से उसकी लाल आंखें इस वक्त अद्विक को इतना डरावना बना रही थी कि अगर कियारा इस यहाँ होती तो जरूर डर जाती। टाइगर, तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती है ना, चाहे कितना भी बोल लो लेकिन तुम मेरी बातों को हमेशा मजाक में ले लेती हो। नहीं चाहता था कि तुम मेरा वो रूप देखो जो मैंने दूसरों के लिए बना रखा है, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब तुम अद्विक प्रताप सिंह का असली रूप देखोगी। दुनिया देखने के लिए भी तरसा दूंगा तुम्हें। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मेरी बात ना मानकर कहा था ना मैंने मेरे अलावा तुम्हें किसी दूसरे के साथ देखकर खून उबाल मारता है मेरा। लो तुम्हारी जिद ने ले ली एक की जान, हा 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 हा, जो आएगा तुम्हारे करीब सब मरेंगे। अद्विक इस वक्त खरनाक साइको लग रहा था और उसकी सनक थी कियारा जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने आज तक बॉस को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा, लगता है अब फिर से तबाही मचेगी। अब ये साइको से सरफिरा साइको आशिक बन गए हैं। लेकिन इन सब की सजा मैम के साथ साथ उन सबको मिलेगी जो जो उनके करीब आएंगे। जो हाल इस डांसर का हुआ है वही हाल सबका होगा, पता नहीं और कितनी लाशें बिछेगी। मैक्स उस पल को याद करते हुए बोला जब अद्विक ने कियारा को किसी और के साथ देखा था। फ्लैशबैक। अद्विक से अपना पीछा छुड़ा दोपहर के वक्त कियारा डांस कोरियोग्राफर ओलिवर के सेंटर में अपना डांस प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी। उसके साथ और भी लड़कियां थी जो कि उसकी बैकग्राउंड डांसर थी, वो भी आई हुई थी। आधे घंटे बाद डांस प्रैक्टिस खत्म कर कियारा जैसे ही जाने लगी ओलिवर ने उसे रोक लिया। कियारा, येस एनी प्रॉब्लम मिस्टर ओलिवर? कियारा ओलिवर को देखते हुए बोली। ओलिवर, नो मिस कियारा, क्या आप फ्री है तो हम कॉफी पर चल सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे बस डांस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। कियारा की बात सुनकर ओलिवर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। हालांकि कियारा उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बड़ी ही नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। लेकिन ओलिवर ने जब डांस की बात की तो कियारा जाने के लिए रेडी हो गई। इस बात से अनजान कि किसी का खून उसे किसी और के साथ देखकर बुरी तरह उबाल मार रहा है। टाइगर, तुम्हें मेरी प्रेजेंस से तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी और के लिए टाइम ही टाइम है। नॉट फेयर टाइगर। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले इसे मिलेगी जिसने मेरी चीज पर नजर डालने की हिम्मत की है। फ्लैशबैक एंड। अगले दिन सुबह सुबह ही न्यूज चैनल पर उस लड़के की लाश की तस्वीरें छाई हुई थी जिसकी हालत इतनी खरनाक और खौफनाक थी कि उसे देखकर ही कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया था। होटल में कियारा जो वही न्यूज देख रही थी, लाश की हालत देखकर एक पल को उसकी भी रूह कांप गई। ना जाने क्यों उसे अब बहुत डर लग रहा था, एक अजीब सी अनहोनी का डर सता रहा था उसे। क्या जो मैं सोच रही हूँ वही है? ये नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, मैं डरती नहीं किसी से, बिल्कुल नहीं। कियारा खुद से ही बातें करते हुए खुद को खुद में समेटे काँप रही थी। हालांकि इस हादसे की वजह से आज कोई बाहर नहीं गया था, लेकिन फिर कियारा को बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था। एपिसोड 22, मार्क और हेनरी बटा कैप्टेन अर्थुर और लियो। अब आगे। मॉल के अंदर किसी ने काया को पीछे से खींच लिया जिस वजह से काया चीखने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही पीछे वाले शख्स ने उसका मुंह दबा दिया जिस वजह से काया की चीख उसके अंदर ही घुट कर रही गई। शू, डरो मत, चिल्लाओगी तो वो हमें भी देख लेंगे। काया को पीछे से पकड़े शख्स ने धीरे से उसके कानों में कहा जिसे सुनकर वो शांत हो गई। काया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही मास्क वाला लड़का था जिससे वो पार्क में टकराई थी। उसे देखते ही काया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उस लड़के का पूरा ध्यान बाहर था, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था।
बाहर कितने लोग हैं, कौन कहाँ है, किस जगह खड़ा है और उनके पास क्या क्या है। वो तो अच्छा था वो दोनों कपड़ों के ढेर में छुपे हुए थे, जहां से उन्हें बाहर हो रहे हर चीज की खबर मिल रही थी और वहां से उन्हें कोई देख भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ जिनकी उम्र लगभग 45 साल थी, एक ग्रुप जो कि शैडो गैंग थी जिसका कैप्टन कायनात यानी कि कियारा और चीफ लुकस, दूसरी ब्लू टाइगर जो ऑफ कोर्स अद्विक की थी, जिसके कैप्टन अद्विक और एकांश थे। इस ग्रुप का नाम डेनियल के नाम पर रखा गया था। शहर से दूर एक हिडन अंडरग्राउंड बेस जिसके अंदर इस वक्त बहुत सारे कोप्स मौजूद थे। सभी के सभी इंडियन टीम एजेंसी के हिडन शोल्डर थे यानी के सीक्रेट एजेंट्स, जिसमें 2 ग्रुप्स थे। उनके साथ साथ इंडियन एसीपी मिस्टर विक्रम भी मौजूद थे। खैर सभी बेस के अंदर बने ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी सीरियस मैटर पर डिस्कशन कर रहे हैं। अद्विक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए? अभी तो हमने कैसे भी करके सारा मामला संभाल लिया, लेकिन हमेशा अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हमारी सीक्रेट टीम जरूर डूब जाएगी। मिस्टर विक्रम अद्विक को डांटते हुए बोले, जिसे सुनकर अद्विक ने उन्हें एक साइड डेथ स्टेयर दे दिया। बस इतने में ही मिस्टर विक्रम की बोलती बंद हो गई। अब भाई अद्विक प्रताप सिंह में सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? हाँ, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, कियारा ने मन ही मन अफसोस के साथ कहा। अब तो कियारा के पास उसके अद्विक लिए बस यही 7 शब्द बचे थे। लुकास सर, अगर हम दोनों टीम मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? ऐसे बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर साथ में काम करने के लिए ये रेडी होते हैं तो सबसे पहले इन सबको अच्छे से समझाना पड़ेगा। कायनात की गारंटी तो मैं आराम से ले सकता हूँ, वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है, लेकिन बाकी सब वैसे ही है, गुस्से में अपना होश खो देने वाले। जहां सभी अपनी अपनी बात करने में लगे हुए थे, वही अद्विक शिद्दत से कियारा को निहारने में लगा हुआ था, जिस वजह से कियारा बुरी तरह चिढ़ गई थी। उसने अद्विक को घूर कर देखा, जिसे देख अद्विक ने अपना आई विंग कर दिया। अभी सब अपने बातों में ही लगे हुए थे, तभी एक सोल्जर दौड़ते हुए अंदर आया। उसने मिस्टर विक्रम को सैल्यूट किया। सर, आपने न्यूज़ नहीं देखी? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो सोल्जर अंदर आते हुए परेशानी से बोला, जिसे सुनकर सभी अलर्ट हो गए। उसकी बात सुनकर जब सबने न्यूज़ देखी तो शॉक हो गए। टीवी पर इस वक्त उसी मॉल की तस्वीरें दिखाई जा रही थी जिसे टेररिस्ट ने अपने कब्जे में ले रखा था। जब कियारा ने मॉल को ध्यान से देखा तो वो और परेशान हो गई। उसे याद आया, यहाँ आने से पहले काया ने उसे बताया था आज वो इसी मॉल में जाने वाली थी शॉपिंग करने के लिए, और रात को कियारा से उसे पिक करने के लिए भी कहा था। कियारा तुरंत अपनी जगह से उठी और बेस से बाहर चली गई। सभी सोल्जर्स अलर्ट हो गए, वो ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। कुछ देर बाद शैडो गैंग के साथ साथ ब्लू टाइगर गैंग भी मॉल से कुछ दूरी पर रुकी हुई थी। अब जाहिर सी बात है, अगर उन्हें अंदर जाना है तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तभी कियारा के ब्लूटूथ में अद्विक की आवाज आई, जो सबसे कनेक्ट था। अद्विक, एवरीवन लिसन टू मी, मॉल के अंदर पहले से ही अर्थुर मौजूद है और कुछ ही देर में वो सबसे कनेक्ट भी हो जाएगा। Captain Kainat, you will go to the back side of the mall and I will try to engage them from the front if caught. तुम मॉल के बैक साइड जाओगी और मैं फ्रंट से उन्हें उलझाने की कोशिश करूंगा अगर पकड़ा गया तो। अद्विक की बात सुनकर कियारा तुरंत मॉल के बैक साइड की तरफ चली गई। अब उन्हें जो भी करना होगा बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। मॉल के अंदर लगभग हजारों की संख्या में लोग थे। जहां एक तरफ लंदन का मॉल हाईजैक हो चुका था तो वही दूसरी तरफ इंडिया में एक बेहद आलीशान बंगलो जिसके अंदर जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। इस वक्त वहां दुनिया भर के नामी गिरामी लोग मौजूद थे,
जो पूरी तरह से शराब और शबाब के नशे में डूबे झूम रहे थे। एक बेहद आलीशान बंगलो जिसके अंदर जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। इस वक्त वहां दुनिया भर के नामी गिरामी लोग मौजूद थे, जो पूरी तरह से शराब और शबाब के नशे में डूबे झूम रहे थे। क्या लगता है तुम्हें मार्क कौन कर सकता है? ओलिवर का खून, वो भी इतनी बुरी तरह से उसके मरने से हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। अब हम बॉस को क्या जवाब देंगे? एक आदमी जिसका ने अपने सामने शराब पी रहे आदमी से कहा, जिसका नाम मार्क था। उसकी बात सुनकर मार्क के शराब पीते हाथ रुक गए। वो अपने हाथों से शराब का ग्लास काउंटर पर क्रीपी स्माइल करते हुए बोला। कियारा मॉल के बैकसाइड चली गई। उसने सामने देखा तो मॉल पूरा ग्लास से बना हुआ था और ऊपर चढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था और पीछे का रास्ता बंद हो चुका था। अब कियारा को कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। वो अपना सर पकड़ते हुए इधर उधर घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अंदर जाए कैसे, और मॉल के पीछे बैकयार्ड एरिया होने की वजह से उसके ब्लूटूथ का कनेक्शन भी टूट चुका था।